रघु के जीवन में एक नया सवेरा हुआ था। अब उसे ना तो सुबह जल्दी उठने से शिकायत थी और ना ही तालाब में कपड़े धोने से। वो पूरी लगन और ईमानदारी से राजा के वस्त्र धोता था। उसका गधा हीरा अब उसका सबसे अच्छा दोस्त और साथी बन गया था। रघु उसे अपने परिवार का सदस्य मानता था और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता था। हीरा को भी बोलने की शक्ति मिली हुई थी, लेकिन उसने ये रहस्य अपने मालिक और राजगुरु के अलावा किसी को नहीं बताया था। वे दोनों अक्सर हीरा के साथ मिलकर राज्य के गुप्त रहस्यों और समस्याओं पर चर्चा करते थे। पास के ही दूसरे राज्य विराटनगर में राजा विक्रमसेन का राज्य था। राजा विक्रमसेन बहुत ही लालची व्यक्ति थे। मंत्री, मुझे एक बात बताओ, क्या सच में पड़ोसी राजा अमरजीत के पास कोई चमत्कारी अंगूठी है? हाँ महाराज, मैंने भी सुना है कि एक चमत्कारी अंगूठी अमरजीत के पास है। और महाराज, मैं एक बात बताऊं तो अमरजीत इस अंगूठी के लायक नहीं है महाराज। ये अंगूठी आपके पास होनी चाहिए क्योंकि आप एक प्रतापी राजा हैं। विक्रमसेन एक समय के लिए तो सोच में पड़ गया। अगर ये अंगूठी मेरे पास हो तो मैं शक्तिशाली राजा बन सकता हूँ। मंत्री, ये अंगूठी मुझे चाहिए। सेना को तैयार करो, हम जल्दी ही अमरजीत के राज्य पर हमला करेंगे। और हाँ, गुप्तचरों को भेजो और किसी ऐसे आदमी को ढूंढो जो अमरजीत के राज्य के बारे में जानकारी दे सके। ठीक है महाराज, मैं सेना को तैयार करता हूँ और किसी ऐसे आदमी को ढूंढता हूँ जो हमें अमरजीत के राज्य की जानकारी संग्रह करके दे। राजा विक्रमसेन के पास एक जादुई फूलदान था जो निरंतर जलता रहता था। राजा ने इसे छुपा कर रखा था और वो उससे अकेले में बात करता था। फूलदान भी बदले में राजा से बात करती थी। राजा रात के समय अपने गुप्त कमरे में गया और फूलदान से बात करने लगा। ये मेरे जादू फूलदान, मुझे ये तो बता, क्या सच में राजा अमरजीत के पास जादुई अंगूठी है? हाँ। तो क्या मैं इस अंगूठी को धारण कर सकता हूँ? सुनो विक्रम, मैं जानता हूँ तुम इस अंगूठी को पाना चाहते हो, मगर तुम इसे पा नहीं पाओगे। तुम इसे देखना चाहते हो मगर देख नहीं पाओगे। तुम इसे छूना चाहते हो मगर तुम इसे छू नहीं पाओगे। इतना सुनते ही विक्रम सिंह अचंभे में पड़ गए। तो बताओ जादुई फूलदान, मैं इसे कैसे हासिल कर सकता हूँ? जादुई फूलदान ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद विक्रमसेन वहाँ से चला गया। अंगूठी में ऐसा क्या है जो मैं इसे हासिल नहीं कर सकता? राजा विक्रमसेन बहुत देर तक इस बात पर विचार करता रहता है। जैसे जैसे समय गुजरा, विक्रमसेन की अंगूठी प्राप्त करने की इच्छा और बढ़ती जाती है। मंत्री को अपने गुप्तचरों से कुछ जानकारी प्राप्त होती है जिसे वो तुरंत राजा विक्रमसेन को बताता है। महाराज, मुझे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। क्या जानकारी मिली है? तुम जल्दी बताओ। महाराज, अमरजीत के राज्य में जल्दी ही एक चोरी हुई थी जिस कारण से अमरजीत ने 2 लोगों को जेल में डाल दिया था। तो इसमें हमारा क्या लाभ है? महाराज, उनमें से एक बड़ा जौहरी है जो नगर का बड़ा आदमी है और वो राजा अमरजीत से बहुत नाराज है। मंत्री, जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहो। महाराज, जौहरी हमें अमरजीत के राज्य और उसके महल के राजा हमें बता सकते हैं। ठीक है, फिर गुप्तचर को भेजो उसके पास। ठीक है महाराज, मैं अपने सबसे खास गुप्तचर को जौहरी के पास भेजता हूँ। राजा विक्रमसेन अंगूठी के बारे में सोचने लगता है और दूसरी तरफ विक्रमसेन की सेना युद्ध के लिए तैयार होने लगी थी। एक दिन जब रघु राजा के वस्त्र धो रहा था तो हीरा उसके पास आकर फुसफुसाया। मालिक, मुझे एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है। हमारे पड़ोसी राज्य विराटनगर के राजा महाराज विक्रमसेन हमारे राज्य पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। रघु चौंक गया और हैरानी से बोला, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला? मैंने कुछ समय पहले जूतू और चमनलाल की गुप्त बातचीत सुन ली थी। वे दोनों जेल में विक्रमसेन के गुप्तचर से मिले थे। उस गुप्तचर ने बताया था कि विक्रमसेन जल्द ही हमला करने वाला है। मैंने सोचा कि ये बात राजा अमरजीत तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। लेकिन क्या महाराज हमारी बात पर यकीन करेंगे? मालिक, अगर महाराज यकीन नहीं करते तब भी हमें ये बात उन्हें बतानी चाहिए। ये राज्य की सुरक्षा की बात है। तुम सही कह रहे हो हीरा, हमें महाराज को ये सब बात बतानी जरूर चाहिए। रघु तुरंत राजमहल की ओर चलना प्रारंभ कर देता है
और जल्दी ही वो और हीरा सीधे राजा अमरजीत के दरबार में पहुंच जाते हैं। महाराज, हाँ, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। ये राज्य की सुरक्षा से संबंधित है। राजा अमरजीत ने रघु को देखा और उसके चेहरे पर चिंता और घबराहट देखकर गंभीर हो गए। क्या बात है रघु, तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? महाराज, हमारे पड़ोसी राज्य विराटनगर के राजा विक्रमसेन हमारे राज्य पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। राजा और राजगुरु दोनों चौंक गए। तुम्हें ये कैसे पता चला रघु? क्या तुम कोई गुप्तचर हो? नहीं महाराज, मुझे बात मेरे गधे हीरा ने बताई है। उससे बोलने की शक्ति मिल चुकी है और वो बहुत ही बुद्धिमान है। उसने जीतू और चमनलाल की बातें सुनी थी जब वे जेल के विक्रमसेन के गुप्तचर से मिले थे। राजा अमरजीत और राजगुरु दोनों गंभीर दिखाई दे रहे थे। राजा का रघु की बात पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन रघु के चेहरे पर कोई भी झूठ नहीं दिख रहा था। अगर ये सच है तो ये बहुत गंभीर बात है। हमें तुरंत अपनी सेना को तैयार करना होगा। राजगुरु ने हीरा की ओर देखा। हीरा, तुम इस बात की पुष्टि कर सकते हो? हाँ महाराज, आज सुबह जब मैं जंगल में घूम रहा था तो मैंने एक व्यक्ति को देखा जो इस गांव का नहीं लग रहा था। मुझे व्यक्ति पर शक हुआ तो मैंने उसका पीछा किया। वो व्यक्ति चुपके से राजमहल में घुसा और सीधे कैद खाने की तरफ जाता हुआ दिखा। मैं भी धीरे धीरे उसके पीछे चल रहा था। वो व्यक्ति सीधे जीतू और चमनलाल के पास गया और बोला, अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ हो। सुनो, महाराज ने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया है, पर मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। तुम हमसे क्या चाहते हो, बताओ। मुझे और मेरे राजा को इस महल और इस राज्य के बारे में जानकारी चाहिए। महाराज, जीतू और चमनलाल जौहरी ने सारी जानकारी दी और फिर चमनलाल ने पूछा कि राजा विक्रमसेन क्या करने वाले हैं, तो अज्ञात व्यक्ति कहने लगा, हमारे राजा ये राज्य में हमला करेंगे और इस राज्य को जीतकर अपना साम्राज्य बनाएंगे, और फिर हमारे राजा आप दोनों को मुक्त कर उपहार भी देंगे, जिससे तुम्हारा जीवन आनंदमय गुजरेगा। महाराज, ये सुनकर मुझे डर लगने लगा और मैं वहां से भागकर सीधे अपने मालिक के पास आया और सारी बात उनको बताई। महाराज, मैंने अपने कानों से उनकी बातें सुनी थी। विक्रमसेन की सेना जल्दी हमला करेगी और उनका इरादा हमारे राज्य को लूटने का है। राजा अमरजीत ने तुरंत अपनी सेना को तैयार करने का आदेश दिया। उन्होंने अपनी सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी और गुप्तचरों को विराटनगर राज्य में भेजा ताकि वे और जानकारी जुटा सके। उधर दूसरी तरफ राजा अमरजीत, रघु, राजगुरु और हीरा के बीच गुप्त बातचीत होती है। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। रघु और हीरा वापस अपने घर चले जाते हैं। क्या बात है, आज घर वापस आने में बहुत देर लगा दी है आपने? हाँ, आज कपड़े बहुत गंदे मिल गए थे तो उन्हें साफ करने में देर लग गई। अच्छा ठीक है, चलो अब खाना खा लो। सुनो, आजकल हमारा काम चल रहा है। हाँ, काम तो चल रहा है। आपने कुछ और सोच रखा है क्या? सोच रहा हूँ दूसरे प्रदेश जाकर कुछ काम कर लेता हूँ। दूसरा काम तो ठीक है, पर दूसरे प्रदेश क्यों जाना है आपको? अरे भाग्यवान, इस प्रदेश में मुझे सभी लोग जानते हैं और मुझे कोई काम भी नहीं देगा, इसीलिए मैं दूसरे प्रदेश जाना चाहता हूँ। रघु ने सुमन को बहुत देर तक समझाया, तब जाकर सुमन मानी, पर सुमन ने भी अपनी एक शर्त रख दी। ठीक है, आप जाना चाहते हैं तो जाइए, पर आपको हीरा को भी लेकर जाना होगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। अगले दिन सुबह सुबह रघु और हीरा निकल जाते हैं और फिर कुछ दिन बाद। ये बुजुर्ग कहाँ घुसा चला आ रहा है? कौन है तू? जल्दी बता। बेटा, मैं विराटनगर से आया हूँ और आपके राजा को कुछ बताना चाहता हूँ। देखो बुड्ढे, तुम्हें मेरे वापस आने तक यहीं रुकना होगा। हाँ सुनो, तुम इस पर नजर रखना, मैं दरबार से होकर आता हूँ। महाराज, महल के दरवाजे पर एक बुजुर्ग आया है और कहता है कि वो विराटनगर से आया है और आपसे मिलना चाहता है। क्या कहा? विराटनगर से आया है? युद्ध की इस घड़ी में? महाराज, इस संकट की घड़ी में दुश्मन देश के नागरिक का हमारे नगर में आना कुछ गलत लग रहा है महाराज। ये गुप्तचर भी हो सकता है। नहीं महाराज, अगर ये गुप्तचर होता तो राजा से मिलने की चेष्टा क्यों करता? महाराज, हमें उसे अंदर आना देना चाहिए। तुम सही कह रहे हो मंत्री। सैनिकों, आने दो बुजुर्ग को अंदर, पर हाँ, नजर रखना बुजुर्ग पर।
लेकिन महाराज बुजुर्ग के साथ में गधा भी है, उसका क्या करूं महाराज? गधे की बात सुनकर राजा तुरंत समझ जाते हैं कि ये कोई बुजुर्ग आदमी नहीं है, ये रघु और उसका गधा है, जिसे राजा ने गुप्तचर बनाकर विराटनगर भेजा था। ठीक है, बुजुर्ग के साथ गधे को भी आने दो। सेनापति, राज्य सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी महाराज, मैं सुरक्षा और कड़ी कर देता हूँ। चल बुड्ढे, तेरा बुलावा आया है और अपने गधे को भी ले चल, लेकिन सीधे चलना, नहीं तो ये रहा वो बुजुर्ग आदमी। ठीक है, अब तुम सब जाओ यहाँ से। केवल यहाँ पर मैं और सिर्फ ये बुजुर्ग ही रुकेंगे, कोई और नहीं। मैं बुजुर्ग से अकेले में बात करना चाहता हूँ। राजा के इतना कहने पर राज दरबार खाली हो जाता है और अब दरबार में सिर्फ राजा और वो बुजुर्ग ही बचते हैं। रघु, कैसे हो? और तुम्हारा साथी कैसा है? तुम दोनों को किसी ने पहचाना तो नहीं ना? नहीं नहीं महाराज, अगर हमारी पहचान होती तो आज हम यहाँ नहीं होते। ठीक है, बताओ रघु, क्या खबर लाए हो दुश्मन राज्य से? फिर रघु वो सब कुछ बताता है, जो कुछ भी उसके और उसके साथी हीरा के साथ बीता। महाराज, जब मैं और हीरा विराटनगर में घूम रहे थे तो हमने देखा कि विराटनगर की सेना पूरी तरह तैयार और सक्रिय है। तुम इधर सुनो, तुम इस राज्य के तो नहीं लगते, बता कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? मालिक मालिक, हमें मत मारना मालिक, हम तो बंजारे हैं और ये मेरा गधा है, हमें जहाँ काम मिल जाता है वहीं रहने लगते हैं मालिक। तेरी पोटली में क्या है? दिखा खोल के। मालिक मालिक, वो गंदे कपड़े हैं, धोने जा रहा हूँ मालिक, बंजारा धोबी हूँ, जाने दो ना। आज अगर ये कपड़े नहीं धुले तो आज का मेरा खाना पीना भी दुश्वार हो जाएगा मालिक। अरे क्या कर रहा है यार, तू इसे जाने दे, हमें और भी काम है, युद्ध का समय चल रहा है, चल यहाँ से। सैनिकों से बचते बचाते रघु और उसका हीरा आगे बढ़ते हैं। हीरा, आज तो बाल बाल बचे, चलो अब इधर से चलते हैं, कुछ बात हो रही है वहाँ। अरे भैया, नगर में सैनिक कितने दिख रहे हैं? अरे भाई, हमारे राज्य नए सैनिक की भर्ती कर रहे हैं अपनी सेना में। हमने सुना है कि वो पड़ोस के नगर विजयनगर पर हमला भी करने वाले हैं। पर हमारे महाराज हमला क्यों करना चाहते हैं? तुम्हें क्या पता नहीं, पूरा विराटनगर में हवा चल रही है कि विजयनगर के राजा के पास कोई चमत्कारी वस्तु है, बस फिर युद्ध भी इसी वजह से हो रहा है। अच्छा, तभी राजा हमला करके उनके राज्य को लूटना चाहते हैं। बस महाराज, ऐसा जानकर मैं वहां से वापस आ गया। रघु, उस अंगूठी की जानकारी दूसरे राज्य तक कैसे पहुंची? यही बात तो महाराज मुझे भी परेशान करी है कि आखिर ये रहस्य महल से बाहर कैसे निकला। महाराज, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ कहूँ? हाँ हाँ हीरा, बोलो ना, क्या बोलना चाहते हो? महाराज, मुझे लगता है ये रहस्य जौहरी और जीतू ने ही अज्ञात पुरुष को दिया होगा, क्योंकि ये रहस्य के बारे में दोनों को भी पता है। हाँ हीरा, हो सकता है कि तुम सही कह रहे हो। सैनिकों, दोनों को कैद में डालो। महाराज, हम तो आपके हितोषी हैं महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं, हमें कैद में मत डालिए। चुप करो तुम दोनों, बहुत हो गया। सैनिकों, लेके जाओ दोनों को। रघु और हीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। जिस राजा के लिए इतना काम किया, जिसके लिए अपनी जान खतरे में डाली, और उसने हमें बिना कुछ सोचे समझे जेल में डाल दिया। मालिक, महाराज ने अपनी मजबूरी है, अभी हम आपसे बता नहीं सकते। महाराज के लिए मैं अपने परिवार से भी दूर रहा। मालिक, आप समझ नहीं रहे, हमारी जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए महाराज ने हमें कैद किया है। महाराज, आप परेशान लग रहे हैं, क्या बात हुई है गुप्तचर के साथ? मित्र, हमारे राजमहल में कोई धोखेबाज है जो महल के राज दुश्मनों को बता रहा है। राजगुरु, हमें महल की सुरक्षा और कड़ी करनी चाहिए। और सुनो मित्र, हमने रघु और हीरा को उनकी सुरक्षा के लिए कैद में रखा है। महाराज, आपने बहुत अच्छा किया है, ये उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। कैद खाने में रहने के दौरान हीरा को अचानक महसूस होता है कि वो अपना रूप बदल सकता है। उसने ये बात तुरंत अपने मालिक प्रभु को बताई। मालिक मालिक, जब आप सो रहे थे तो मैंने एक चीज महसूस करी, मैं अपना शरीर बदल सकता हूँ। तुम क्या कह रहे हो हीरा? तुम अपना शरीर कैसे बदल सकते हो?
हाँ मालिक, मैं भी थोड़ी देर पहले खरगोश के बारे में सोच रहा था, तभी मैंने अचानक देखा कि मेरा शरीर सचमुच खरगोश में बदल गया है। ये देखकर तो मैं डर ही गया था। अचानक मैंने सोचा, मैं तो गधा था, मैं खरगोश कैसे बन सकता हूँ। फिर मैंने अपने गधे होने पर विचार किया तो मैं फिर से गधा बन गया। लेकिन हीरा, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता मालिक। अच्छा, तो फिर तुम हिरण के बारे में विचार करके देखो जरा। अभी सोचता हूँ मालिक। जैसे ही हीरा ने हिरण के बारे में सोचा, उसका शरीर तुरंत ही हिरण में बदल गया। ये देखकर रघु भी भौचक्का हो गया। ये बात हमें तुरंत राजा अमरजीत को बतानी चाहिए। रघु के कहने पर हीरा ने जैसे ही तोते के बारे में सोचा कि उसका शरीर एक तोते के रूप में बदल गया। ठीक है हीरा, अब तुम उड़कर जाओ और राजा को सारी बात बताओ। ठीक है मालिक, अभी आता हूँ। इतना कहकर हीरा उड़ते हुए राज दरबार पहुँचता है, जहाँ पर उसे राजा और राजगुरु आपस में बातचीत करते हुए मिलते हैं। आज ये तोता राज दरबार में कैसे आ गया? महाराज, मैं हीरा हूँ, हीरा। अरे, तुम तो बोल रहे हो। कौन हीरा? हम किसी हीरे को नहीं जानते हैं। महाराज, मैं अपने मालिक रघु का गधा हूँ, जिसे आपने कैद खाने में कैद किया हुआ है। और तुम गधे हो तो तोते में कैसे बदले? ये जानने के लिए महाराज, आप दोनों लोग मेरे साथ कैद खाने चलना होगा, जहाँ मेरे मालिक आपका इंतजार कर रहे हैं। वहीं पर मैं आपको ये सारी बात बता सकता हूँ कि मैं कैसे तोते में बदला। राजगुरु रघु और उसके गधे को मैंने उनकी सुरक्षा के लिए कैद खाने में किया था, और अब ये तोता कह रहा है कि ये वही गधा है। हाँ महाराज, ये हमारे शत्रु विक्रम सेन की कोई नई चाल तो नहीं? लेकिन इस बात का पता कैसे लगाया जाए? महाराज, इसके लिए तो हम इस तोते की बात माननी होगी और कैद खाने में जाकर रघु से मुलाकात करनी होगी। राजगुरु, तुम सही कह रहे हो, चलो चलकर देखते हैं। राजा अमरजीत, राजगुरु और तोता कैद खाना पहुँचते हैं, जहाँ पर रघु उनका इंतजार कर रहा होता है। रघु, ये सब क्या देख रहा हूँ मैं? तुम्हारा गधा तोते में कैसे बदल गया? फिर रघु ने अपनी सारी बात बताई। महाराज, ये कैसे हुआ, ये तो मुझे भी नहीं पता। राजगुरु, तुम क्या कहते हो? महाराज, ये तो उसकी अंगूठी कमाल कर सकती है, क्योंकि गधे ने उस अंगूठी को खा लिया था, जिसके बाद ही उसे बोलने की शक्ति मिली है। हो सकता है इस अंगूठी की वजह से ही इसे रूप बदलने की शक्ति भी मिल गई हो। राजगुरु, तुम सही कह रहे हो, ये सब उसी अंगूठी का कमाल है। महाराज, अगर आप आज्ञा दे तो मेरे पास एक सुझाव है। हाँ मित्र, कहो ना। महाराज, हीरा अपना रूप बदल सकता है, इस बात का फायदा हम उठा सकते हैं। बताओ मित्र, कैसे? महाराज, जैसे कि हम जानते हैं कि विक्रम सेन हमारे ऊपर हमला करने वाला है, और हमें उसकी योजना के बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं है। राजगुरु, आगे बताओ। महाराज, हम हीरा को भेष बदलकर उसके राज्य में दोबारा भेज सकते हैं और जानकारी जुटा सकते हैं। राजगुरु, ये तुमने बहुत अच्छी बात कही है। बताओ हीरा, क्या तुम विराट नगर दोबारा जा सकते हो, जिससे कि राजा विक्रम सेन के बारे में और जानकारी प्राप्त हो सके? हाँ महाराज, बिल्कुल जा सकता हूँ। लेकिन इस बार तुम अकेले ही जाओगे, तुम्हारे मालिक रघु इस बार तुम्हारे साथ नहीं होंगे। हीरा, तुम घबराना मत, ये काम तुम अकेले ही कर सकते हो। बस याद रहे, तुम्हें एक शब्द भी बाहर नहीं निकालना है। जी मालिक, समझ गया मैं। महाराज, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। ठीक है हीरा, अब तुम्हें अपना शरीर तोते में बदलकर विराट नगर के राज्य के लिए निकलना चाहिए। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मालिक, अब मैं निकलता हूँ। इतना कहने के बाद हीरा ने अपना शरीर बदला और विराट नगर के लिए उड़ चला। कुछ देर के बाद वो उड़ते उड़ते विराट नगर पहुंचा। इस पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो इतनी सेना यहाँ नहीं थी। लगता है राजा विक्रम सेन युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। चलो चलकर देखते हैं राजमहल में क्या हो रहा है। इतना कहकर हीरा राजमहल की तरफ उड़ चला। वहीं दूसरी तरफ राजा अमरजीत ने रघु को कैद खाने से बाहर निकाला और युद्ध के बारे में योजना बनाना शुरू कर दी। कुछ देर बाद राजा विक्रम सेन बगीचे में अकेले बैठा था। समझ नहीं आ रहा, मेरी जादुई फूलदान कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? जो मैं करने वाला हूँ वो सही है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे वो अंगूठी हर हाल में चाहिए। अंगूठी को तो मैं लेकर ही रहूंगा।
अमरजीत मैं आ रहा हूँ। इतना बोलकर विक्रमसेन राज दरबार की तरफ निकल जाता है और उसके पीछे तोता भी उड़ता हुआ राजा के पीछे निकल जाता है। सेनापति, सेना की तैयारी कैसी चल रही है? महाराज, सेना की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, हम निकलने के लिए तैयार हैं। मंत्री, तुम्हारे गुप्तचर का क्या हुआ? कोई जानकारी मिली? महाराज, मुझे अमरजीत के राज्य से एक व्यक्ति मिला है जो हमें उनके राज्य की जानकारी दे सकता है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं राज दरबार में पेश कर सकता हूँ। ठीक है, पेश करो। तोता उस व्यक्ति को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि गिरधर था। अरे ये तो वही आदमी है जिसे मैंने राजा अमरजीत के महल में देखा था। ये तो सचमुच राजा विक्रमसेन का गुप्तचर निकला। राजा विक्रमसेन की जय हो। बताएं महाराज, मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ? क्या नाम है तुम्हारा? महाराज, मेरा नाम गिरधर है। मैं राजा अमरजीत के महल में आता जाता रहता हूँ। तो सुनो गिरधर, मुझे अमरजीत के राज्य की जानकारी चाहिए और साथ ही उसकी सेना के बारे में बताओ। महाराज, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? गिरधर, तुम हमें जानकारी दो, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। जो आज्ञा महाराज। ये सब सुनने के बाद तोता तुरंत ही विराट नगर से निकल जाता है और सीधे राजा अमरजीत के दरबार में पहुंच जाता है। महाराज, अमरजीत की जय हो। हीरा, तुम्हें वापस देखकर बहुत खुशी हो रही है। बताओ क्या खबर लाए हो? महाराज, जिस अज्ञात पुरुष को मैंने आपके कैद खाने में जाते देखा था वो कोई और नहीं, गिरधर है महाराज। ये क्या कह रही हो हीरा? जी महाराज, मैं सही कह रहा हूँ। गिरधर को मैंने राजा विक्रमसेना की दरबार में देखा है और वो आपके राज्य में दोबारा जानकारी जुटाने के लिए आएगा। इतना बड़ा धोखा! देखा राजगुरु, मैंने कहा था ना कि हमारे महल में कोई विश्वासघाती बैठा हुआ है। गिरधर ही वो विश्वासघाती है। महाराज, इस बात पर तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि गिरधर ऐसा कर सकता है। राजगुरु, गिरधर हमारे राज्य में आए तो हमें उस पर नजर रखनी चाहिए। महाराज, आप निश्चिंत रहिए, मैं सारा बंदोबस्त कर दूंगा। बताओ हीरा, तुम्हें और क्या जानकारी मिली है? महाराज, राजा विक्रमसेन के पास में कोई जादुई फूलदान है जिससे वो बातें करते हैं। ये क्या कह रहे हो? जादुई फूलदान? जी महाराज, जादुई फूलदान। मैंने विक्रमसेन को इस बारे में बातचीत करते हुए सुना। वो बगीचे में अकेले बैठे थे और कह रहे थे मेरा फूलदान कोई जवाब नहीं दे रहा। ये तो बड़े अचंभे वाली बात है। एक जादुई फूलदान, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है महाराज, जैसे आपके पास एक जादुई अंगूठी थी, ठीक उसी तरह उसके पास एक जादुई फूलदान भी हो सकता है। राजगुरु, तुम सही कह रहे हो, ऐसा हो सकता है। हीरा, उनकी सेना के बारे में क्या जानकारी मिली? महाराज, उनकी सेना युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके बाद हीरा विक्रमसेन की सेना की भी सभी जानकारी राजा अमरजीत को बताता है। फिर तो महाराज, हमें युद्ध की योजना के बारे में विचार करना चाहिए। हाँ राजगुरु, तुम सही कह रहे हो। इसके बाद राजा अमरजीत, राजगुरु रघु मिलकर युद्ध के बारे में योजना बनाने लगते हैं। कुछ दिनों बाद हीरा के बताए अनुसार गिरधर राज्य में जानकारी इकट्ठा करने के मकसद से आता है। अरे गिरधर, इधर आओ, तुम्हें महाराज अभी बुला रहे हैं। गिरधर इस बात से पूरी तरह अनजान होता है कि राजा अमरजीत को उसके बारे में पूरी जानकारी है कि वो विक्रमसेन का गुप्तचर है और वो सिपाही के साथ राज दरबार चला जाता है। आओ गिरधर, आज बहुत दिनों बाद दरबार आना हुआ तुम्हारा। जी महाराज, मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे राज्य व्यापार करने के लिए चला गया था। कैसा व्यापार, हमें भी तो बताओ। वो महाराज। सिपाही, कैद कर लो गिरधर को, ये राजा विक्रमसेन का गुप्तचर है। गिरधर ये सुनकर भौचक्का रह जाता है और सिपाही उसे कैद खाने में कैद कर देते हैं। हीरा, तुमने आज हमारा दिल जीत लिया है। तुम राजा के बहुत अच्छे शुभचिंतक हो, तुम्हें इसका इनाम जल्दी मिलेगा। विराट नगर में जब राजा विक्रमसेन को इस बात का पता चलता है कि उनका गुप्तचर पकड़ा गया है तो वो बहुत निराश हो जाते हैं। मंत्री, युद्ध की पूरी तैयारी कर लो। जी महाराज। कुछ ही दिनों बाद, जैसे कि हीरा ने बताया था, विक्रमसेन की सेना ने राज्य पर आक्रमण कर दिया। महाराज, दूर पश्चिम से विशाल सेना दिखाई दे रही है जो हमारे राज्य की तरफ बढ़ रही है। सेनापति, एक बार फिर समय आ गया है दुश्मन को हराने का।
चलो सेना का बल बढ़ाते हैं। चलिए महाराज। राजा अमरजीत और सेनापति दरबार से निकलकर अपनी सेना के बीच पहुंच जाते हैं और राजा सेना का उत्साह बढ़ाने लगता है। अमरजीत ने सेना को पहले से तैयार और संगठित कर लिया था और शत्रु को मुंह तोड़ जवाब दिया। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें राजा अमरजीत की सेना ने वीरता से लड़ाई लड़ी। अंततः विक्रमसेन की सेना को हार का सामना करना पड़ा और उन्हें पीछे हटना पड़ा। युद्ध जीतने के बाद राजा अमरजीत ने रघु और हीरा को दरबार में बुलाया। रघु, तुमने, तुम्हारे गधे हीरा ने आज हमारे राज्य को एक बड़े संकट से बचाया है। मैं तुम्हें जितना भी धन्यवाद दूं कम है। हीरा, तुम्हारी बुद्धिमता और वफादारी की कोई मिसाल नहीं। आज से तुम केवल रघु के गधे नहीं बल्कि हमारे राज्य के राजमित्र हो। महाराज, ये तो आपका बड़प्पन है। मैं सदैव से ही आपके राज्य की ऋणी रहूंगा और हमेशा आपका भी ऋणी रहूंगा। मैं और मेरा मित्र हीरा सदैव निरंतर आपके लिए काम करते रहेंगे महाराज। राजा ने रघु को सोने के सिक्कों से भरी एक बड़ी थैली दी और हीरा को विशेष सम्मान से नवाजा। उस दिन के बाद से रघु का जीवन पूरी तरह से बदल गया था। वो अब केवल एक धोबी नहीं था बल्कि राजा का विश्वास पात्र और एक सम्मानित नागरिक बन गया था। हीरा भी राजमहल का हिस्सा बन गया था और उसे सभी लोग सम्मान की दृष्टि से देखते थे। रघु और हीरा की दोस्ती की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। ये कहानी इस बात का प्रतीक बन गई कि कैसे एक साधारण धोबी और उसका वफादार गधा अपनी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी से पूरे राज्य का भविष्य बदल सकते हैं।